गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी के गद्य के चैप्टर 2 मियां नसीरुद्दीन का अध्ययन करेंगे। इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। तो आइए हम सर्वप्रथम कृष्णा सोबती जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। देखिए, कृष्णा सोबती का जन्म गुजरात में 1925 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इनका जन्म गुजरात के जिस प्रांत में हुआ था वह वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय वो वर्तमान में वो हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में चला गया है। कृष्णा सोबती जी जो हैं ये एक संयमित लेखिका हैं, क्योंकि उनका मानना था कि संयम यानी कम लेखन जो है वह विशिष्ट लेखन होता है। इसीलिए इनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नया पाठक वर्ग ही बना लिया है। एक नए पाठक वर्ग इनके लिए तैयार हो गए इनकी रचनाओं को पढ़ने के लिए। इन्होंने कई उपन्यास और लंबी कहानियों तथा संस्मरणों से हिंदी संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित कर ली है। यानी ये अपनी रचनाओं के द्वारा काफ़ी लंबे समय तक इस हिंदी साहित्य में, हिंदी संसार में जानी जाती रहेंगी। इन्होंने अपने साहित्य को कई ऐसे यादगार चित्र भी उपलब्ध करा दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है। जैसे आप ये चैप्टर पढ़ेंगे जो मियां नसीरुद्दीन, ये भी एक ऐसा ही शीर्षक है, ऐसा ही पाठ है जो आपके सिलेबस में है। इनकी मृत्यु अभी तक नहीं हुई है। 1925 में इनका जन्म हुआ था। इनकी साहित्यिक योग्यताओं को देखते हुए इन्हें साहित्य अकादमी, हिंदी अकादमी, सलाका सम्मान भी प्रदान किया गया है और इन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए गए हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ऐ लड़की, समय सरगम, डार से बिछड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये कहानी संग्रह हैं इनके। शब्दचित्र और संस्मरण हैं हम हस्मत शब्दों के आलोक में। और कृष्णा सोबती का जो शब्दचित्र है वह हम हस्मत है। यह वर्तमान शीर्षक या जिसको हम पढ़ेंगे मियां नसीरुद्दीन, ये हम हस्मत नामक संग्रह से ही लिया गया है। इसमें एक खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व और उनके स्वभाव का शब्दचित्र लेखिका ने खींचा है। तो ये था कृष्णा सोबती जी का जन्म 1925 ईस्वी में गुजरात में हुआ था, लेकिन वह स्थान अब वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। जिंदगी नामा, दिलो निशा, ऐ लड़की, मित्रों मरजानी, बालकों के घेरे, सूरजमुखी, हम हस्मत आदि इनकी रचनाएं हैं। इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी, सलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की सदस्यता भी और अनेकों राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए गए हैं। ये कम लेखन को ही एक अच्छा और विशिष्ट लेखन मानती थी। इनकी भाषा साफ सुथरी थी। इन्होंने अपने कम लेखन के माध्यम से ही एक नए पाठक वर्ग का निर्माण कर लिया है। इन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा हिंदी साहित्य में एक दीर्घजीवी जीवन के लिए अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर ली है। ठीक ना। यहाँ प्रस्तुत जो मियां नसीरुद्दीन शीर्षक है वह इनके हम हस्मत नामक शब्दचित्र से लिया गया है। ये था सोबती जी का जीवन परिचय। आइए अब हम देखते हैं मियां नसीरुद्दीन पाठ को। देखिए, मियां नसीरुद्दीन साहबों उस दिन अपन मटियाला की तरफ से ना गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे पहचानते। इसमें लेखिका कहती है कि यदि मैं मटियाला की तरफ से गुजर गई होती तो शायद मेरी मुलाकात नसीरुद्दीन जी से न होती और मैं उन्हें पहचान ना पाती और उठाते लुत्फ़ उनके मसीही अंदाज का। और वह लेखिका जो है वह उनके मसीहा बनने के अंदाज जो हैं उसका वो आनंद ले रही है। लेखिका कहती है कि हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान
पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। लेखिका कहती है कि जब हम मटियाला के गढ़या मोहल्ले की ओर से निकल रहे थे, उसी समय हमने एक मामूली अर्थात छोटी सी काली दुकान देखी और जिसमें आटे गूँथे जा रहे थे। आटे गूँथे जाते हुए देख करके लेखिका कहती है हम लोग वहाँ ठिठक गए, रुके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। और लेखिका कहती है कि जब हम लोगों ने देखा तो सोचा था कि यहाँ सेवइयाँ बन रही होंगी, आइए इसका सेवइयों का कुछ लुत्फ़ लिया जाए, आनंद उठाया जाए। लेकिन कहती है कि जब पूछा मैंने तो पता चला कि ये एक मशहूर ख़ानदानी नानबाई नसीरुद्दीन की दुकान है। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए, और मियाँ नसीरुद्दीन जो हैं वो 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए जाने जाते हैं। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ, भोलापन और परेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। लेखक कहता है कि हमने जब दुकान के अंदर देखा तो देखा कि मियाँ नसीरुद्दीन चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे, और उनका जो चित्र है वो कैसा था, उनका पका चेहरा अर्थात उम्र की अधिकता के कारण कुछ लटका हुआ सा चेहरा था, आँखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी से मजे हुए कारीगर के तेवर, यानी एक अच्छे कारीगर हैं, इसका भी उनके शरीर के हाव भाव से गुण दिखाई दे रहा था। हमें गायक समझ मियाँ ने नज़र उठाई, फरमाइए। और मियाँ ने सोचा कि हमारा कोई ग्राहक आ गया है, और लेखिका कहती है कि हमको देखकर मियाँ ने अपनी नज़रें ऊपर की और हमसे पूछा कि फरमाइए अर्थात बताइए कैसे आए। झिझक से कहा आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो मियाँ नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। लेखिका कहती है कि जब हम लोगों ने कहा कि हमें आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, अगर आपके पास समय हो तो मैं वह प्रश्न पूछूं, तो नसीरुद्दीन जी ने उत्तर दिया कि ठीक है पूछिए, हम आपके लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लेंगे, लेकिन आप तो यह तो बताइए कि आप क्या पूछना चाहते हैं। फिर घूर कर देखा और थोड़ा मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। मियाँ ने कहता है मियाँ नसीरुद्दीन ने फिर थोड़ा हमें घूर करके देखा, मैंने ध्यान से देखा कि कहीं यह कोई अखबार नवीस अर्थात कोई अखबार में समाचार देने वाला पत्रकार वगैरह तो नहीं है। यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। लेखिका कहती है कि मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा कि ये तो खोजियों की खुराफात है, अर्थात खोजी लोग ऐसा खुराफात करते रहते हैं कि नई नई चीज़ें खोजते हैं और एक उनके दिमाग में खुराफात चलती रहती है। अन्यथा हम तो अखबार को छापने और पढ़ने वाले दोनों को अच्छी तरह से जानते हैं और मानते हैं कि वे निठल्ले हैं, अर्थात उनके पास कोई काम नहीं रहता, इसलिए वे इधर उधर अनायास घूमते रहते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम, लेकिन जो कामकाजी है, परिश्रमी है, वह इनसे कोई मतलब नहीं रखता है, उसे अपने कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई ही है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। नसीरुद्दीन जी कहते हैं कि लेखिका से कहते हैं कि जब आप यहाँ तक आ ही गई हैं और आप हमसे कुछ पूछने के लिए आई हैं तो बताइए आपको क्या पूछना है, क्या पूछना चाहती हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। लेखिका ने एक साधारण सा सवाल पूछा कि ये जो 56 प्रकार की आप रोटी बनाते हैं, विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाते हैं, इल्म माने होता है कि गुण, ये गुण आपने कहाँ से सीखा है। मियाँ नसीरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए, अर्थात उन्होंने हमारी तरफ आँख घुमाई, फिर तरेर कर बोले क्या मतलब, पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ साहब पूछिए, क्या हम एक नानबाई हैं, अर्थात ख़ानदानी नानबाई हैं, हम रोटियां बनाने का गुण कहीं और सीखने थोड़ी जाएंगे। क्या नगीन साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा। क्या हम लोग आईना साज, मीना साज अथवा रफूगर या रंगरेज या तेली तमोली के पास इस रोटियों के बनाने के गुण को सीखने जाएंगे। क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा। मियाँ नसीरुद्दीन लेखिका से कहते हैं अरे आपने यह कैसा प्रश्न पूछ लिया, क्या कहा आपने, हमारा तो ये नान बनाने का एक ख़ानदानी पेशा है, अर्थात हमारे पूर्वज भी ऐसा करते रहे हैं।
हाँ, इल्म की बात पूछिए तो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। मतलब यह कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। लेखक कहता है कि लेकिन अगर आपने यह पूछ ही लिया है कि हमने यह गुण कहाँ से सीखा, तो हमने अपने वालिद उस्ताद से सीखा है, अर्थात अपने पूर्वजों से सीखा है। हमें कभी यह ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हम किसी पेशे को स्वीकार करने के लिए, अपनाने के लिए घर से बाहर निकलें। हमने उसकी ज़रूरत ही नहीं महसूस की। बाप दादा का हुनर था, वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। नसीरुद्दीन जी कहते हैं कि हमने अपने बाप दादाओं से यह गुण सीखा है, और जब वो नहीं रहे तो हम उन्हीं के स्थान पर आकर के यहाँ बैठ गए। आपके वालिद यानी आपके जो पूर्वज थे, आपके पिताजी, मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गईं। लगा गहरी सोच में है। लेखिका कहती है कि जब मैंने इस तरह पूछा तो वो थोड़ी देर के लिए उनकी निगाहें स्थिर हो गईं और जैसे वो किसी गहरी सोच में चले गए, अर्थात कुछ सोचने लगे। फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे, मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से। तो शायद उन्होंने हाँ में स्वीकारोक्ति में अपना सिर हिलाया कि हाँ, मुझे इन बातों की याद आने से या इन बातों के उठने से मुझे अपने पूर्वजों की याद आ गई। वो भी मियाँ बरकत शाही जो थे, उनका नाम मियाँ बरकत शाही था, मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। और उनके वालिद यानी हमारे जो दादा साहब थे, वो आला नानबाई मियाँ कल्लन के नाम से प्रसिद्ध थे। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत का है कि मियाँ काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। फिर लेखिका फिर प्रश्न करती है कि क्या आपको इनमें से कोई नसीहत याद है? नहीं, जो आपके वालिद ने, आपके पूर्वजों ने आपको कुछ नसीहत दी है, सीख दी हो, क्या उसमें से कोई नसीहत आपको याद है? तो मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि उन नसीहतों से नहीं, नानबाई तो बनाने से आती है, सीखने से आती है। हाँ, वजह फरमाया है, पर यह तो बताइए कि जब आप हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे, तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। लेखिका कहती है कि फिर हमने उनसे प्रश्न किया, भट्टी की तरफ इशारा करते हुए, कि जब आपने इस भट्टी पर काम करने की ठानी या सोची, तब तो आपके वालिद ने आपसे कुछ कहा ही होगा। नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी 2-3 कस खींचे, क्योंकि बीड़ी पी ही रहे थे। लेखिका कहती है हमारी बातों को सुन करके 2-3 बार बीड़ी को बड़ी तेज़ी से खींचा नसीरुद्दीन ने, और फिर गला साफ किया, फिर खखारा, और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। तो फिर नसीरुद्दीन लेखिका से कहते हैं कि यदि आप इस तरह से हमारे पूर्वजों के बारे में कुछ कहलवाना ही चाहती हैं, बिना पूछे आप नहीं मानेगी, तो आइए फिर हम आपको कुछ बता ही दें। बड़े अंदाज, आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है। कह रहे हैं कि आप सुनिए, जब कोई बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद क्या कहता है? कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जीम, बच्चा कहता है जीम। यानी अलिफ बे जीम, ये जैसे हम लोग ABCD या काखा गाघा पढ़ते हैं, ऐसे ये उर्दू की पढ़ाइयाँ हैं, तो वही है। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। और जब बच्चा इस तरह से करता है तो शागिर्द जो है, उस्ताद उसके सिर पर एक हाथ जोर से रखता है और बच्चा उसे स्वीकार लेता है, अर्थात उसे शाबाशी मानकर स्वीकार करता है। समझे साहब, यह तो पढ़ाई ऐसी। और दूसरी बात, बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? और दूसरी एक बात और थी, लेकिन उस बात को बताने से पहले ही, पूछने से पहले ही उन्होंने मीर साहब को आवाज़ दी और कहा, कहो मीर साहब, सुबह नहीं आए दुकान पर, लेकिन क्यों नहीं आए, उसका क्या कारण था? मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे। यह कह करके मीर साहब भी चले गए। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना?
तो लेखिका ने कहा कि आप कोई दूसरी बात बता रहे थे, उसे बताए। इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का। लेखक कहता है कि मियाँ नसीरुद्दीन, लेखिका कहती है मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आज भी होते हैं कि बच्चों को लोग कूदा देते हैं, क्लास 1-2 कूद के वो सीधा तीसरी में एडमिशन कर दिए, या पहले दूसरी पढ़ा फिर सीधा चौथी में पढ़वा दिए। तो इस तरह से जब वैसा होता है तब वो अगली जमात से पूछता है तो उन जमातों का क्या होगा, अर्थात उन कक्षाओं का क्या होगा जिसको वह छोड़ चुका है। अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का हुआ क्या। लेकिन हमने सोचा कि वो अपने बारे में बताएंगे, लेखिका कह रही, लेकिन वो हमसे ही प्रश्न कर बैठे कि बताइए उन कक्षाओं का क्या हुआ। यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए, और उसके बाद कल्लन के पोते अर्थात नसीरुद्दीन जी इन बातों को कहते कहते हंसने लगे। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिब, अभी साफ हुआ जाता है, ज़रा सी देर को मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए रुकिए। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्ठी बनाना ना सीखते, भट्ठी को आँच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? यानी ये जो पहली क्लास, दूसरी क्लास, बर्तन धोना, नान बनाना, फिर भट्ठी जलाना, अगर इसको ना सीखते तो क्या हम सीधा नानबाई यानी नान रोटी बनाना सीख लेते? मियाँ नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है, अर्थात शिक्षा की शिक्षा भी, अर्थात जो शिक्षित है उससे हम जो शिक्षा ग्रहण करें वो भी एक बड़ी शिक्षा मानी जाती है। सिर हिलाया, हाँ साहिब माना, और इस पर मियाँ नसीरुद्दीन ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? और कहते हैं कि अगर मैंने इस तरफ ध्यान न दिया होता तो क्या मैं आज यहाँ होता? मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? लेखिका कहती है कि आप एक खानदानी नानबाई हैं, लेकिन आप बताइए कि क्या यहाँ और भी दूसरे नानबाई लोग हैं? मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने रुख मोड़ा। ठीक। मियाँ ने घूरा, बहुतेरे पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई यह बात। लेखिका कहती है कि नसीरुद्दीन जी ने कहा कि बहुत से नानबाई हैं लेकिन सब खानदानी नहीं हैं। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? अब देखिए यहाँ अपनी वालिद यानी अपने पूर्वजों की बड़ाई प्रशंसा करते हुए नसीरुद्दीन कहते हैं कि हमारे मियाँ जो हैं, हमारे जो वालिद थे, वो बादशाह सलामत के यहाँ काम करते थे, नान बनाते थे। और जब उन्होंने कहा कि मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ आप खिला सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हुक्म दीजिए अर्थात आदेश कीजिए जहाँ पनाह। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आगे से पके और ना पानी से। कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पकाई जा सके ना पानी से। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? लेखिका कहती है, फिर मैंने पूछ लिया, क्या उन्होंने ऐसी कोई चीज़ बनाई? क्यों ना बनती साहब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। बनी भी, बादशाह ने खाया भी और उसकी अच्छी तरह से प्रशंसा भी की, सराहना भी की। लगा हमारा आना कुछ रंग लाना चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खासी चीज़ होगी? लेखिका कहती है कि जब मैंने इस तरह सुना तो मुझे लगा कि यह कोई खास किस्म का भोजन होगा और यह भी मुझे पता चलेगा, और अच्छा हुआ कि हम इनके पास चले आए। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, पर हम ना बताएंगे, बस आप इस समझ लीजिए कि यह कहावत है, ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। लेखिका कहती है कि जब भी इस तरह से नसीरुद्दीन से बातें हुई तो उन्होंने कहा कि यह हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर, उनके ऊपर ही पूरी तरह से सही बैठती है। मज़ा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि? लेखिका कहती है, इस तरह से नसीरुद्दीन जी की बात को सुन करके मैंने उन्हें टोक दिया और कहा
कि सही सही बताइए, यह सही भी है कि गलत तो नहीं है। मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है, आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम, झूठ से रोटी पकेगी, क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे, सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। लेखिका कहती कि इस तरह से नसीरुद्दीन जी की बातों को सुनकर मुझे हाँ में सिर हिला देना पड़ा। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? और वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजिएगा। बोला आपकी लड़की जिसे आपने रुमाली रुमाली जो है ये रोटी का की किस्म है, ये रोटी का नाम है, कहा वह रुमाली लेने रोटी नहीं आई तो शाम को मंगवा लीजिएगा। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। कहते हैं कि मियाँ आपको एक बात और बतानी है। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना ले लेंगे? उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके हैं। फिर जैसे अपने से ही कहते हो वालिद, मरहूम तो कूच किए, 80 पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। कहते हैं कि पूछिए, आपको जो पूछना है, जान तो लेंगे नहीं आप, बात ही पूछेंगे, लेकिन अब हम 70 साल के हो गए हैं, बहुत जिएंगे तो 80 जिएंगे, उसके बाद हम जी ही नहीं पाएंगे, तो जो पूछना है पूछिए, पता नहीं आगे वक्त मिले इस तरह से आप लोगों से बात करने के लिए कि ना मिले। इस मजबून पर हमने कुछ कहते ना बनाया आया तो कहा, अभी यही जानता था कि आपने बुजुर्गों से शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। कहते हैं कि आपने भी बुजुर्गों के साथ शाही बावर्ची खाने में काम किया होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, यह बात तो पहले ही हो चुकी ना, मैंने अब इस पर प्रश्न न कीजिए, आप बातें न कीजिए, क्योंकि यह बात अब समाप्त हो चुकी है, हम पहले इस पर बात कर चुके हैं। हो तो चुकी साहब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। लेकिन क्या फिर प्रश्न करती है कि बात तो हो चुकी है, लेकिन मैंने तो आपसे पहले ही पूछ लिया था कि किसके यहाँ काम किए, तो आपने उस बादशाह का नाम बताया ही नहीं, आप बताइए। अजी साहब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं, कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो किया, काफ़ी है, नाम बताना कोई ज़रूरी उन्होंने नहीं समझा। हम खिसियानी हंसी हंसे, है तो काफ़ी, पर ज़रा नाम लेते तो उस वक्त से मिला लेते, यानी उस समय से मिला लेते कि आपके पूर्वज कब थे और वो बादशाह का समय कब था। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों। जब मैंने कहा कि वक्त से मिला लेते तो उन्होंने कहा वक्त से किसे मिलाते जनाब आप बताइए। ऐसा लगा जैसे वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ पनाह बादशाह सलामत ही ना, उनका नाम बादशाह सलामत बताया इन्होंने। कौन से बादशाह? बहादुर शाह जफ़र की? तो लेखिका फिर प्रश्न करती, कौन से, बहादुर शाह जफ़र या कोई और? मियाँ ने खींच कर कहा, फिर अलट पलट के वही बात, अर्थात फिर आप उलट पुलट के घुमा फिरा के वही बात पूछना चाहते हैं। लिख लीजिए बस यही नाम, आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है कि डाक खाने वाले के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है? उन्होंने कहा कि बताइए कि आपके लिए तो कोई यह चिट्ठी तो आपको भेजना नहीं है, जो आपको एकदम सही सही नाम और पता मालूम होना चाहिए। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो फिर सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्ठी सुलगा दो तो काम से निपटें। और उसके बाद अपने कारीगर बब्बन की तरफ इशारा किया कि बब्बन मियाँ आप भट्ठी सुलगाइए, जिससे हम अपने काम से निपटें, अपने काम को आगे बढ़ाएं। यह बब्बन मियाँ कौन है साहब? जब मैंने यह पूछा मियाँ नसीरुद्दीन से कि बब्बन मियाँ के बारे में बताइए कौन है, मियाँ ने रुखाई से फाँक ही काट दी हो। अपने कारीगर को कौन होंगे? अपने कारीगर और कौन होंगे? कहते हैं कि हमारे कारीगर हैं, और कौन हो सकता है? मन में आया पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखे मजबूर न छेड़ने का फैसला किया। लेखिका कहती है, मैंने पूछा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उनके चेहरे के जो भाव हैं नसीरुद्दीन के, वो इस तरह से क्रोधित थे कि मैंने इस बात को पूछने की हिम्मत ही नहीं किया। इतना ही कहा कि ये कारीगर लोग जो हैं वो आपकी शागिर्दी करते हैं। खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ, 2 रुपया मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। ये मजूरी बता रहे हैं कि आटे की रोटियाँ बनती हैं तो 2 रुपये और मैदे की तो 4 आने, यानी 4 रुपये। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले,
बाकर खानी सिरमल ताफ्तान बेसनी खमीरी रुमाली गाव दीदा गाजेवान तुनकी। फिर तेवर चढ़ा हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन, हाँ किसी दिन खिलाएंगे आपको। ये रोटियों के नाम हैं बताए, और उसके बाद कहा तुनकी जो होती है ये पापड़ से भी अधिक बारीक होती, महीन होती है। एक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे ज़माने और गए थे वे कद्रदान जो पकने पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। कहते हैं कि वो कद्रदान चले गए जो पहले कारीगरों के द्वारा बनाए हुए सामान की इज्जत किया करते थे। अब क्या है, अब तो तंदूर से निकाली और उसको हजम कर गए, बस इतना ही है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इतना ही। इस पाठ को हमने आपको पढ़ा दिया। इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न है उसे आप लिख लीजिए। पहला प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन कौन सा कार्य करते थे, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन के पास जाकर प्रश्न कौन पूछ रहा था। तीसरा प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन ने नानबाई बनाना किससे सीखा। चौथा प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन को गुस्सा क्यों आया। इन चारों प्रश्नों का उत्तर आप लिख के रखिएगा। अगले पार्ट में और अगले वीडियो में हम पाठ पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। बस इस पार्ट में इतना ही। ओके, थैंक यू।